एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ मजेदार साइंस फिक्शन और साइकोलॉजी से भरपूर हिंदी ऑडियो बुक्स। आप सभी को टाइम मशीन एपिसोड 1 कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हम सुनने वाले हैं टाइम मशीन का एपिसोड 2। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम मशीन को। ये है टाइम मशीन। अब दासी ने जो बोला वो मेरे कान में गूंज रहा था। भारी भारी कदमों से घर की ओर सोचता हुआ चला जा रहा था। घर पहुंचते ही चाचू जान ने मुझे बुलाया, पर मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर लेट गया, पर आंखें खुली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मोबाइल और चार्जर तो है, पर बिजली मिल जाती तो निकल जाता। किस मुसीबत में फंस गया। मम्मी हमेशा कहती थी कि लालच नहीं करना चाहिए। इन हीरे और सोने के जेवरों की लालच ने कहां फंसा दिया कि अब जान तक गंवानी पड़ सकती है। उसी समय एक आहट हुई और मैं चौंक कर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। अचानक लालटेन की रोशनी के साथ चाचू जान की आवाज आई, बेटा, अंधेरे में बैठने से मुश्किलों का हल नहीं मिलता। जिस तरह से ये लालटेन अंधेरे को दूर कर रहा है, उसी प्रकार शायद मेरी मदद तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाल दे। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, चाचू जान, कल मुझे सुल्ताना ने फिर से बुलाया है। ये सुनकर चाचू जान ने कहा, तो समस्या क्या है? मैंने उन्हें सुबह से शाम तक की सभी घटनाएं बताई और ये भी बताया कि शाम को बाहर आते समय दासी ने कहा कि सुल्ताना तुम पर मुग्ध है, सावधान हो जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनकर चाचू जान ने कहा, बेटा, मुसीबत में तिनके का सहारा ही काफी होता है। इस समय तुम्हारी सहायता सिर्फ वो दासी कर सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें आने वाले खतरे से सावधान किया है। शायद उसे तुम पर दया आ गई होगी। अब वही तुम्हारी मदद कर सकती है। कल जाना तो उसके साथ साथ ही रहना। मैंने कहा, ठीक है। मन को थोड़ी सी शांति मिली तो मैंने कहा, चाचू जान, आपने कहा था कि वो जादूगरनी है, तो कुछ बताइए ना उसके बारे में। चाचू जान ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि उसने ऐसे जीव पाल रखे हैं जो आधे मानव और आधे जानवर हैं। मैंने पूछा, कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों का शरीर मानव का और सिर जानवर का है, तो कुछ का शरीर जानवर का और सिर मनुष्य का है। उन्होंने कहा, उसके कपड़ों में एक झोली होती है जिसमें वो एक प्रकार का जादुई पत्थर रखती है, जिससे वो सामने खड़े शत्रु के छुपाए हुए छोटे लोहे के शस्त्रों को अपनी ओर खींच लेती है। मैं समझ गया कि उसके पास चुंबक है। अगर मुझे वो मिल जाए तो जनरेटर बनाया जा सकता है। चाचू जान ने कहा, बेटा, हम ऊंट और गधे पालते हैं। हमें जो दूध मिलता है वो ऊंटनी और गधी का होता है। वो भी किसी किसी को नसीब होता है, पर उसके पास दूर देश की लाई हुई जानवर है जो दूध देती है और उसके दूध में बहुत शक्ति है। वो दूध वो अपने अंगरक्षकों को देती है और खुद भी ग्रहण करती है, जिससे उसके अंगरक्षक और वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कहा, चाचू जान, मैं जानता हूं, उस जानवर को गाय कहते हैं। गाय के दूध में अपार शक्ति है, क्योंकि गाय का शरीर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अवशोषित करता है, इसलिए उसके दूध में अपार शक्ति होती है। यहां तक कि उसके गोबर और मूत्र में भी बहुत गुण है। मैंने मन में सोचा, चुंबक सुल्ताना के पास से लेना कठिन हो सकता है, पर गाय का मूत्र आसानी से मिल सकता है। गौमूत्र से बिजली बनाना आसान है और बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। मैंने चाचू जान से कहा, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं खुश था, क्योंकि अब मेरे घर जाने की आशा थी। बस अब अपना दिमाग और नसीब आजमाना था। मैंने खुशी खुशी चाचू जान के साथ भोजन किया और सोने चला गया। सुबह उठा तो तैयार हुआ। लगा कि चाचू जान कमरे के अंदर आए और कहा, बेटा, ये तावीज गले में बांध ले। मैंने कहा, आप ही बांध दो। चाचू जान ने तावीज बांधते हुए कहा, बेटा, ये तेरी रक्षा करेगा बुरे समय में। इसे गले से मत उतारना। हाँ, हो सके तो सुल्ताना के ज्यादा करीब न जाना और सतर्क रहना।
मैंने कहा, हाँ चाचू जान, आपने जो कुछ कहा मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अभी तैयार हुआ ही था कि सिपाही दरवाजे पर आ गए। एक सिपाही ने कहा, चलो जल्दी। मैं चाचू जान के गले लगा और बाहर निकला। मैं आगे आगे था और सिपाही मेरे पीछे पीछे। एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से दबी हुई आवाज में धीरे से कहा, क्या अब रोज इसे लेने आना पड़ेगा? दूसरे सिपाही ने कहा, अरे नहीं, बस 2-4 दिन का मेहमान है बेचारा। इतना सुंदर और इतना जवान लड़का अब हमारी कैद में ही रहेगा। पहले सिपाही ने कहा, क्यों इसे कैद में क्यों रखना है? इस बेचारे ने क्या गलती की है? दूसरे सिपाही ने कहा, तू तो अभी अभी आया है, तुझे क्या पता? मैं बताता हूं, सुन। सुल्ताना जिस पर मोहित हो जाती है उससे विवाह कर लेती है और तीसरे दिन उस इंसान को एक जानवर से मिला देती है और तीसरे दिन उस इंसान और एक जानवर को उस काले पिरामिड के पास ले जाती है और उस काले पिरामिड में एक शैतान रहता है जिसके सामने उन दोनों की बलि दी जाती है, जिससे वहां रहने वाला शैतान खुश होकर सुल्ताना को 100 वर्ष की आयु देता है। मेरे परदादा तक इस सुल्ताना के सिपाही रहे हैं। ये कोई जवान नहीं बल्कि एक बुढ़िया है, पर इसकी उम्र का पता नहीं चलता और सदैव जवान रहती है। देखा नहीं, कल ही शाम को एक सुंदर सफेद घोड़ा लाया गया है। वो इसीलिए ही लाया गया है। पहले सिपाही ने अफसोस जताते हुए कहा, बेचारा इसे तो कुछ पता ही नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। मैं इन सिपाहियों की बातें कान लगा के सुनते जा रहा था। अब तो मेरा पूरा शरीर भय से कांप रहा था। कदम बढ़ाए नहीं बढ़ रहा था। सामने ही राजमहल था और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और मैं धम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। राजमहल के सामने आते ही मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं एक आलीशान कमरे में था। मेरे चारों तरफ बहुत से लोग थे। मेरे सिर के पास सुल्ताना बैठी हुई थी। उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, अब कैसे हो? क्या हुआ था तुम्हें? उसे मेरे पास बैठे देख मेरी हालत और खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद मेरा हाल चाल ले रही है। कैसे बताता कि तेरे डर से ही मेरी ये हालत है। फिर मैंने अपने मन को संभाला और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? बस थोड़ी सी थकावट और कमजोरी है। सुल्ताना ने मुझे गले से लगाया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। तुम ही तो मेरी जान हो। मैंने अपने मन से कहा, सही कहा, मैं ही तो तुम्हारी जान हूं। मुझे मारकर मेरी उम्र खुद ले लोगी। सुल्ताना ने ताली बजाई कि उसकी मुख्य दासी वहां झट से आ गई। सुल्ताना ने दासी से कहा, इनकी अच्छी तरह से देखरेख होनी चाहिए। इनकी जो इच्छा हो पलक झपकते पूरी होनी चाहिए। ये बोलकर सुल्ताना वहां से उठी और चली गई। वो मुख्य दासी वहीं खड़ी थी। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा, शुक्रिया आपका जो कल आपने मुझे खतरे से आगाह किया। मुख्य दासी ने वहां पर उपस्थित सभी दास दासियों को वहां से हटा दिया। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मुख्य दासी ने कहा, मैंने खतरे से आगाह किया था तो आए क्यों यहां? उस दिन जब मैं तुम्हारे दुकान आई तो मुझे लगा तुम बड़े ही होशियार हो। तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी थी। पर तुम्हारा नसीब बहुत खराब है जो सुल्ताना के नजर में आ गए। तुम भी मूर्ख ही हो जो कि उसके हुस्न को देखकर फिदा हो गए। मैंने सोचा तुम्हें आगाह करूंगी तो तुम भाग जाओगे, पर तुम तो इतने बेवकूफ हो कि जानते हुए भी अपनी जान देने चले आए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ ही सही, पर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? उसने कहा, बोलो। मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देखने की बहुत कोशिश की पर देख नहीं पाया। तुम ये जानती थी फिर भी नहीं दिखाया। क्या अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो या आज भी वैसे ही तड़पाओगी? दासी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने मैंने अपना नकाब हटाया तो सुल्ताना पहले मुझे मार देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। मैंने कहा, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? दासी ने कहा, नहीं, पर मेरी सहेलियां कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं। कितना अच्छा होता कि मैं भी अपना चेहरा आईने में देख पाती, पर तुमने आईना सिर्फ सुल्ताना को दिया।
मैंने कहा, तुम नाराज क्यों होती हो? मैंने एक छोटे से आईने का टुकड़ा निकालकर उसे दिया, जो कि बचे हुए आईने का भाग था, जो कि मैंने ही बनाया था। उसे देखते ही वो बहुत खुश हुई, पर उसने अपना नकाब हटाया नहीं। आईना अपने कमर में बंधे कपड़े में छुपा लिया। मैंने कहा, ठीक है, चेहरा ना दिखाओ, पर कम से कम अपना नाम तो बता दो। दासी ने धीरे से कहा, हुस्ना। मैंने कहा, हुस्ना, मुझे ये तो पता है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, पर क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? हुस्ना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा, यहाँ राजमहल में जिन जानवरों का दूध पीते हैं, सभी उस जानवर को गाय कहते हैं। हुस्ना ने चौंक कर कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, हुस्ना, जहां सभी गायों को रखा गया है वो जगह कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। हुस्ना ने कहा, वहां बहुत पहरा है, मैं अभी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती, पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हें वहीं रखा जाएगा। मैंने कहा, क्यों? वो मुझे वहां क्यों रखेंगे? हुस्ना ने कहा, तुम्हें वहां लाए गए नए सफेद घोड़े के साथ रखा जाएगा, जिससे तुम दोनों एक दूसरे को पहचान लो और एक दूसरे का मन विचार समझना सीख लो, क्योंकि तुम दोनों को एक दिन एक होना है। मैं समझ गया कि ये क्या बोलना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है। मैंने जानबूझकर उसके सामने हंसते हुए कहा, मतलब वो घोड़ा मुझे सवारी करने के लिए मिलेगा? हुस्ना ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी देखूंगी कि कौन किसकी सवारी करता है। उसी समय सुल्ताना ने अंदर प्रवेश किया और हुस्ना चौंक कर खड़ी हो गई। सुल्ताना मेरे पास आकर बैठ गई और कहा, अब कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूं, बस आपका ही इंतजार था। सुल्ताना मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो हम थोड़ा सैर कराते हैं। मैंने सुल्ताना का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीमे धीमे चलने लगे। अचानक सुल्ताना रुक गई और पीछे मुड़कर कहा, सभी हमारा यहीं इंतजार करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। सुल्ताना मेरे साथ बातें करते हुए मुझे छत पर ले गई। छत पर उसने मुझसे कहा, देखो उमर, यहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक हमारा राज्य है। मैं चाहती हूं कि तुम इस राज्य के सुल्तान बनो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। सुल्ताना ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, क्या तुम उसे देखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। सुल्ताना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो और हाथ मत छोड़ना और डरना नहीं। मैंने सुल्ताना का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। सुल्ताना मुझे लेकर आगे बढ़ी और छत से कूद पड़ी। मैं डरकर चीख पड़ा, पर ये क्या, सुल्ताना मुझे लेकर हवा में तेज गति से उड़ रही थी। सुल्ताना ने कहा, डरो मत, मेरे पास अपार शक्ति है जो कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है। यही हमारे कुल देवता का स्थल है, पर वहां विवाह के तीसरे दिन ही जा सकते हैं। वहीं पर हमारा धन रखा हुआ है छुपाकर, जिनकी रक्षा मेरे पूर्वज करते हैं। ये बोलते हुए सुल्ताना मुझे लेकर हवा से नीचे उतरी तो सामने एक गौशाला थी, जिसमें हजारों की संख्या में गाय थी। उन्हें रहने के लिए अच्छी व्यवस्था और खाने के लिए भरपूर भोजन था। सुल्ताना मुझे उस गौशाला के अंदर बीचों बीच ले गई। वहां पर सफेद रंग का चमकीले बालों वाला घोड़ा था। सुल्ताना ने कहा, यह घोड़ा खास तुम्हारे लिए मंगवाया गया है, यही तुम्हारा तोहफा है। इसकी खासियत ये है कि ये हवा में उड़ सकता है, पर इसे वही उड़ा सकता है जिसकी भावना का तार इसकी भावनाओं से जुड़े। इसके लिए तुम्हें इसके साथ रहना होगा। मैंने कहा, बहुत सुंदर तोहफा है, मैं बहुत खुश हूँ। सुल्ताना ने कहा, हम विवाह के बाद तीसरे दिन इसी घोड़े पर बैठकर उस काले पिरामिड में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने जाएंगे। मैं समझ रहा था कि ये मुझे कौन सा आशीर्वाद दिलाएगी, पर मैंने झूठी खुशी दिखाते हुए कहा, आपसे विवाह करूंगा, ये सोचकर मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर यह तोहफा तो मुझे सच में जमीन पे पैर रखने ही नहीं देगा। मेरा तो भाग्य जाग गया। पर अगर आप
नाराज ना हो तो मैं और भी कुछ मांग सकता हूँ। सुल्ताना ने कहा, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हें चाहिए बेझिझक बोलो। मैंने कहा, मेरे चाचू जान बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें यदि एक गाय दे दी जाए तो वो उसका दूध पीकर स्वस्थ हो जाएंगे। सुल्ताना ने एक सिपाही को बुलाया और कहा, अभी उमर के घर एक अच्छी गाय पहुंचा दो। सिपाही एक बड़ी सी सुंदर काली गाय लेकर निकल पड़ा। मैंने सुल्ताना को शुक्रिया कहा, क्योंकि गाय से सिर्फ दूध निकालना ही मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरी योजना कुछ और थी। सुल्ताना मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से ले उड़ी। पलक झपकते ही हम दोनों राजमहल की छत पर थे। हम दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया और भोजन के पश्चात मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। सुल्ताना ने मुझे आवाज दी और मैं वहीं रुक गया। सुल्ताना दौड़कर मेरे पास आई और कहा, चाचू जान से बात कर लेना और हम दोनों कल ही विवाह करेंगे। ये सुनकर मेरी जान मेरे हलक तक आ गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। सुल्ताना को मुझ पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था। उसने मुझे गले लगाया और विदा कर दिया। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुल्ताना को विदा करके मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं सुल्ताना सच तो नहीं कह रही। क्या पता वो सच में मुझसे प्रेम करती हो सकता है कि सभी मुझे बहकाना चाहते हैं, क्योंकि सुल्ताना अगर मुझे मारना ही चाहती है तो बंदी भी तो बना सकती है। क्या पता वो दासी और सैनिक आपस में मिले हुए हों। पर दासी ने पूरी बात अभी तक बताई नहीं, सिर्फ इशारा किया था, और सैनिकों की बातें मैंने सुनी थी, ना कि उन्होंने मुझे बताया था। ये सब सोच सोच कर मेरा सिर घूमने लगा। मैंने ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, मेरी मदद कर और अब इस मुसीबत से बाहर निकाल। मेरा घर करीब आ गया था, पर मेरे घर के सामने बहुत ही भीड़ थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था। मुझे लगा कहीं चाचू जान को कुछ हुआ तो नहीं। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और देखूं तो क्या मेरे चाचू जान सभी को गाय दिखा रहे हैं। ये देखकर मन में थोड़ी शांति मिली, पर ये वही गाय थी जो सुल्ताना ने मुझे दी थी अपने चाचू जान के लिए। चाचू जान बड़े ही खुश दिख रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गया, चाचू जान ने मुझे गले से लगाया और कहा, ये दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है जो मुझे तुम्हारी वजह से नसीब हुआ है। मैंने चाचू जान से कहा, अब ये गाय को अंदर ले जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चाचू जान गाय को अंदर ले आए और आंगन में बांध दिया और बोले, कहो बेटा, क्या हुआ? मैंने चाचू जान से कहा, कुछ तांबे की मुहर चाहिए। चाचू जान झट से निकाल कर दिए। मैंने लोहे के पतीले में डालकर उसे पिघलाया। ये देखकर चाचू जान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, चाचू जान, हो सके तो मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम्हें भी यहाँ से माला माल किए जाऊंगा। बस आप एक काम करो कि एक पतीले में गाय का मूत्र ले आओ। चाचू जान ने कहा, मैं नहीं लाता क्योंकि वो नापाक है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही ले लेता हूं। चाचू जान ने कहा, पर तू इसका करेगा क्या? मैंने कहा, बस जाने की तैयारी, क्योंकि अब यहां और समय रहा तो सीधे ऊपर जाऊंगा। मैंने एक बर्तन लिया और गाय के नीचे रखा और वापस आकर तांबे के सिक्के में छेद करने लगा। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने यहां वहां देखा, पर कुछ नहीं था। बाहर रात का अंधेरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला और आगे बढ़ा तो दीवार के पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। मैंने हाथ में एक डंडा ले लिया और आगे बढ़ा और डंडा मारने के लिए ताना कि एक चीख निकली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रोशनी में लाया, देखा तो चौंक गया कि इतनी रात के अंधेरे में सुल्ताना की मुख्य दासी हुस्ना यहाँ आई है। मैंने उसका हाथ मोड़कर पीछे कर दिया। वो दर्द से चीख पड़ी। मैं उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया। उसे देखकर चाचू जान भी खड़े हो गए। हुस्ना चाचू जान से मदद मांगने लगी तो चाचू जान ने उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ा दिया और कहा, शैतान हो गया है जो एक लड़की का हाथ इस तरह से मोड़ दिया। मैंने कहा, पहले इस लड़की से पूछो यहाँ क्यों आई है, वो भी इतनी रात को। हुस्ना ने रोते हुए कहा, मैं ही मूर्ख हूं जो इस गधे को बचाने चली आई। सुल्ताना आज पूरे दिन इसके साथ घूम रही थी। इसके घर आने के बाद एक कमरे में चली गई जहां वो लगातार मंत्रों का जाप कर रही है। हो सकता है कि वो कल ही इससे विवाह कर ले, क्योंकि सिपाही सभी विवाह की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैंने कहा, हाँ तो कर लूंगा विवाह। हुस्ना ने कहा, हाँ कर लो विवाह,
जब सुल्ताना तुम्हारा सिर उस नए घोड़े को लगा देगी तब सुल्ताना को अपने पीठ पर घुमाते रहना, और तुम्हारे शरीर पर जब घोड़े का सिर लगा दिया जाएगा तब तुम सिर्फ उसकी रखवाली करना। उस जादूगरनी को नायाब जानवर पालने का शौक है। मैंने कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बचाना चाहती हो? हुस्ना ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं इसलिए। मैंने कहा, ठीक है तो क्या करें? हुस्ना ने कहा, यहां से दूर भाग चलते हैं। हुस्ना ने अपने कमर से एक पेड़ की छाल निकाली और कहा, इसमें एक नक्शा बना हुआ है जो हमें काले पिरामिड में छुपे सुल्ताना के खजाने तक ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। मैंने हुस्ना से वो नक्शा ले लिया। चाचू जान से कहा, आप हुस्ना के साथ गाय लेकर फिर से वहां जाओ जहां सभी गाय रखी हुई है। वहां जाकर उन्हें बोलो कि गाय बीमार है। हुस्ना, तुम उनके सामने मत जाना। चुपके से तुम वहां जाना जहां वो घोड़ा रखा गया है। तुम मुख्य दासी हो, इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि सुल्ताना ने मंगवाया है। अगर वो नहीं माने तो घोड़े पर बैठकर उड़ जाना। तुम और चाचू जान मुझे यहीं मिलना, तब तक मैं कुछ जरूरी कार्य पूरा करता हूं। मैं झट से वहां गया जहां गाय बंधी हुई थी। वहां से मूत्र से भरा पतीला ले लिया और गाय को चाचू जान के हवाले कर दिया। चाचू जान गाय को लेकर हुस्ना के साथ चल दिए। अब घर में कोई नहीं था। मैंने झट से मोबाइल और चार्जर निकाला। चार्जर के वायर के एक छोर से दोनों तार से अलग अलग तांबे के सिक्के को जोड़ दिया और उसे गौमूत्र में डाल दिया। उसके बाद चार्जर के पिन से मोबाइल को जोड़ा। मोबाइल चार्ज होने लगा। मैं वहां से उठा और अपने बैग में वो नक्शा रख लिया जो हुस्ना ने मुझे दिया था। मैंने एक रस्सी अपने कमर में बांधी और मेरे कमाए हुए सोने के मोहरों को भी रख लिया। तभी वहां घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। मुझे लगा शायद हुस्ना और चाचू जान वापस आ गए हैं। मैंने झट से मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल चार्ज हो चुका था। मैंने उसे उठाकर अपने जेब में रखा और घर से बाहर आया तो देखा कि सुल्ताना कुछ सिपाहियों के साथ आई है। मैंने तुरंत झुककर सुल्ताना को सलाम किया और कहा, आप चाहते तो बुलावा भेज देते, मैं स्वयं पहुंच जाता, पर आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? सुल्ताना ने कहा, हमें आज ही सूर्य निकलने के बाद विवाह करना है, इसलिए हम तुम्हें स्वयं लेने आए हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलता हूं, मुझे मेरा सामान लेना है, मैं अभी आया। ये बोलकर अंदर आ गया और अपना बैग और मिर्च का पाउडर साथ ले लिया। बाहर आकर मैं भी एक घोड़े पर बैठ गया। मैं आगे आगे चल रहा था। कुछ ही दूर पहुंचे कि जोरदार हवा चलने लगी। मैंने मौका पाकर मिर्च पाउडर हाथ में लिया और अपने घोड़े को थोड़ा तेज दौड़ाया और पाउडर को हवा में छोड़ दिया, जिससे पाउडर हवा के साथ उड़कर सिपाहियों और सुल्ताना की आंखों में चला गया। वे जलन से तिलमिला उठे। मैंने घोड़ा तेज दौड़ाया और बहुत दूर निकल गया। अब मुझे इंतजार था बस चाचू जान और हुस्ना का। मैं वहीं खड़ा था कि मैंने देखा मेरे घोड़े के सामने एक सांप बैठा है और फुफकारे जा रहा है। मेरा घोड़ा उसे देखकर जोर से हिनहिनाया और दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर घोड़े ने एक छलांग लगाई और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने देखा दूर दूर तक बस एक खाली मैदान और चारों ओर धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा था मानो धूल का तूफान नजदीक आ रहा है। अब धूल के साथ घोड़े पर सवार सैनिक दिखाई दे रहे थे। सभी के हाथों में शस्त्र है। मुझे सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा है। धीरे धीरे वो मेरे नजदीक आते चले गए। बीचों बीच हाथी पर बैठी सुल्ताना चली आ रही थी। मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और चालू करने लगा। मेरा मोबाइल चालू हो रहा था और मैं डर के मारे कांप रहा था। सैनिक और सुल्ताना नजदीक आ रहे थे कि मेरी निगाह आसमान में उड़ते हुए घोड़े पर गई जिस पर हुस्ना और चाचू जान बैठे हुए थे। मैंने झट से कमर में बांधी रस्सी हाथ में ली और हुस्ना की ओर फेंका। चाचू जान और हुस्ना ने रस्सी पकड़ ली और मुझे लेकर उड़ चले। मेरे कमर में बंधी हुई रस्सी हुस्ना और चाचू जान के हाथ में थी और हवा में लटक रहा था। मैंने दूर से ही देखा कि सुल्ताना हवा में तेज गति से उड़ते चली आ रही है। मैंने हुस्ना से घोड़ा नीचे लेने के लिए कहा। मोबाइल मैंने हवा में ही चालू कर दिया था। मैंने अपने घर का पता और तारीख और वर्ष उसी दिन का डाल दिया जब मैं वहां से निकला था। मैंने हुस्ना से घोड़ा नीचे उतारने को कहा और फ्लैश लाइट चालू किया, जिससे भविष्य का द्वार खुल गया। हम तीनों और घोड़ा एक साथ रोशनी के द्वार को पार कर लिए, भविष्य में पहुंचे और मैंने मोबाइल बंद कर दिया, जिससे द्वार बंद हो गया। और अब मैं, चाचू जान, हुस्ना और वो घोड़ा साथ मेरे घर के बेडरूम में थे। मैंने अपने कमर की रस्सी खोली और चारपाई पर लेट गया।
हुस्ना और चाचू जान सिर्फ मेरी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे बहुत, जो कि साफ साफ नजर आ रहे थे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बेड पर लेटा हुआ था। हुस्ना और चाचू जान मेरी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में बहुत से सवाल थे। चाचू जान और हुस्ना ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के बैठा दिया। चाचू जान जोर से चिल्लाकर बोले, हमें तो लगा था कि सुल्ताना ही जादूगरनी है, उससे बचने के लिए तुम पर विश्वास किया। हमें क्या पता था कि तुम भी एक जादूगर हो। हुस्ना तो रोने ही लगी। मैं उठा और हुस्ना को चुप कराते हुए कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं भविष्य से भूतकाल में गया था और भूतकाल में आने के बाद आपके देश में ही मेरा यंत्र बंद पड़ गया और मुझे वहां रुकना पड़ा। वहां तो मैं खुद ही डरा हुआ था, पर आपने मेरी मदद की और मुझे अपने पास रखा। पर सुल्ताना के जाल में फंसने के बाद मैं आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। हुस्ना मुझसे प्रेम करती है और मेरा साथ दे रही थी, इसलिए सुल्ताना इसे नहीं छोड़ती तो इसे भी साथ ले आया। हुस्ना को मैंने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब सुरक्षित हो। देखो, तुम्हें अपना चेहरा देखना था ना, ये देखो मेरे पास बड़ा सा आईना है। हुस्ना अपने आप को आईने में निहारने लगी। तभी मैंने कहा, अब तो अपना नकाब हटा दो। हुस्ना ने शर्माते हुए चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे होश उड़ गए, मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। ऐसा लग रहा था चेहरे को तराश कर गढ़ा गया। मैंने कपाट से कुछ कपड़े निकाले, हुस्ना को दिए और कहा, इन्हें पहन लो। चाचू जान को पापा के कपड़े दिए और मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए। घोड़े को भी भरपेट खिलाया और हमने भी पेट भर भोजन किया। शाम हो गई थी। मैंने बैग से सोने के सिक्कों की पोटली निकाली और उनमें से सिर्फ 2 सोने की मोहर निकाली। चाचू जान ने जब सोने के सिक्के देखे तो कहा, चिंता मत कर, जितना चाहे ले जा, तुझे ही तो सुल्ताना ने दिया था खुश होकर। मैंने कहा, नहीं चाचू जान, ये सब आपके ही हैं, पर मैं जितना खर्च करूंगा उससे कहीं ज्यादा आपको लौटाऊंगा। मैंने चाचू जान से कहा, आप घर में ही रुको और घोड़ी का ध्यान रखो। मैं और हुस्ना खाने का सामान और जरूरी वस्तुएं बाजार से ले आते हैं, पर ध्यान रखना कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। मैंने हुस्ना से कहा, तुम मेरे साथ चलो और अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं आती। हुस्ना ने कहा, ठीक है। मैं हुस्ना के साथ घर से बाहर निकला और सीढ़ियों से होते हुए रास्ते पर आया तो देखा हुस्ना सिर ऊपर उठाए ऊंची ऊंची इमारतों को देख रही है। मैंने कहा, क्या हुआ, चलो आगे। हुस्ना ने कहा, क्या यहाँ सभी लोग ऐसी ऊंची ऊंची मीनारों में रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, इसे इमारत कहते हैं। हुस्ना आधुनिक युग और यहाँ के शहर को गौर से देखकर हैरान हो रही थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं रास्ता साफ सुथरा और पक्का बना हुआ था। रेत या बालू का कोई नामो निशान नहीं। जगह जगह जगमगाती रोशनी, अलग अलग वस्तुओं की दुकान, तरह तरह के कपड़े पहने लोग। अचानक हुस्ना शैतान शैतान कहकर चिल्लाने लगी और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने सामने देखा तो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वो कोई शैतान नहीं बल्कि बड़ा सा ट्रक था। मैंने हुस्ना से कहा, डरो मत, ये कोई शैतान नहीं बल्कि एक वाहन है जो कि इंसान ने बनाया है। हुस्ना ने कहा, वैसा ही वाहन जैसा सुल्ताना लोगों को मारकर बनाती है? मैंने कहा, नहीं, ये वाहन इंसानों ने लोहे से बनाया है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके। हुस्ना को मैंने बहुत से अलग अलग वाहन दिखाए और तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं खिलाई। हुस्ना अब इस शहर को देख खुश थी। उसे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ लड़कियों को और महिलाओं को बिना पर्दे और रोक टोक के घूमने की आजादी थी। हुस्ना ने बड़े उतावलेपन के साथ कहा, मुझसे अभी विवाह कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे वापस मत भेजना। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। विवाह अभी नहीं, पहले अभी बहुत से कार्य करने हैं। मैं तुरंत सुनार के पास गया और सोने की मुहर उसे दिखाई। सुनार ने उसे परखा और वजन किया। मेरी ओर देखते हुए कहा, कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? मैंने कहा, नहीं, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, बस पैसे नहीं हैं इसलिए बेच रहा हूं। आप लेंगे तो कहो, वरना मैं कहीं और जाता हूं। सुनार ने झट से खरे सोने का भाव निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहा, और होंगे तो ले आना, सही कीमत दूंगा। मैंने कहा, इतना ही था, अगर और मिला तो ले आऊंगा। ये कहकर मैंने पैसे झोली में डाले और हुस्ना के साथ वहां से चल दिया। हमारा कोई पीछा ना करे इसलिए लंबे रास्ते से घूम घूम कर घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने चाबी से घर खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि घर का टीवी चालू है। चाचू जान टीवी में आंख गड़ाए बैठे हैं।
और घोड़ा गीत की धुन पर नाच रहा है। मुझे देखकर चाचू जान ने कहा, बेटा तुमने इतनी सुंदर सुंदर हसीनाओं को इस बक्से में क्यों बंद कर रखा है? बक्से से बाहर निकालो इन्हें। मैंने हंसते हुए कहा, चाचू जान ये बक्सा नहीं यंत्र है, और ये सुंदर हसीनाएं असली नहीं हैं, बस उनका चित्र है। चाचू जान ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने मोबाइल से उनका वीडियो निकाला और उन्हें दिखाया। वो अपने आप के चित्र को मोबाइल में देखकर बड़े खुश हुए। मैंने टीवी बंद किया और सबको इकट्ठा किया। मैंने चाचू जान से कहा, मेरे माता पिता अभी 2 महीने बाद आएंगे। मैं टाइम मशीन के जरिए हजारों वर्ष पीछे गया था, पर मेरे हाथ लगा सुल्ताना के छुपाए गए खजाने का नक्शा। चाहे तो हम इस नक्शे की सहायता से छुपा हुआ खजाना निकालेंगे और आधुनिक युग में सबसे अधिक अमीर हो जाएंगे। हम इस खजाने को 3 हिस्से में बांटेंगे। तभी एक भारी भरकम आवाज आई, 3 नहीं 4 हिस्से में। हम सभी चौंक कर यहाँ वहां देखने लगे, पर कोई नहीं था। फिर आवाज आई, गधों यहाँ वहां क्या देख रहे हो? मैं हूं मैं। हमने ध्यान से देखा, मनुष्य की आवाज में घोड़ा बोल रहा था। हम सभी हैरान थे। घोड़े ने पास आकर कहा, सुनो उमर, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं सभी प्रकार की बोली बोल सकता हूँ, यहाँ तक कि किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा खजाना लाने, उसमें चौथा हिस्सा मेरा होगा। हमने उसकी बातें मान ली। मैंने सभी से कहा, मेरा नाम उमर नहीं है, ये नाम मुझे चाचू जान ने दिया था। मेरा सही नाम योगेश है। हम इस समय भारत देश में हैं और जहाँ से हम आए हैं उस देश का नाम अब इजिप्ट है। वो यहाँ से बहुत दूर है, पर हम अपने यंत्र की सहायता से झट से पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ पैसे ले लिए हैं जो हमें काम आएंगे। चाचू जान, आप मेरे चाचा ही रहेंगे, पर हुस्ना मेरी पत्नी, और ये घोड़ा रूप बदलकर हमारे साथ साथ हमारे बच्चे का किरदार निभाएगा। बस कुछ सामान चाहिए था जो मैं ले आया हूँ, पर जैसा मैं कहूँ आप सभी को वैसा ही करना होगा। यह आधुनिक युग है। अगर कोई भी गलती हुई तो हम सब फंसेंगे नहीं बल्कि मारे जाएंगे। सभी ने अपनी सहमति जताई। मैंने सभी तैयारी कर ली, मोबाइल चार्ज कर लिया। हमने पूरी रात खूब खाया, खूब नाचे, फिर सो गए। सुबह उठकर हम फिर से यात्रा की तैयारी में जुट गए। अब हम तैयार थे यात्रा के लिए। घोड़े ने भी एक 10 वर्ष के प्यारे से बालक का रूप धारण कर लिया था। मैंने भी ऑनलाइन रहने का होटल बुक कर लिया था। मैंने मोबाइल चालू किया और इस बार सही समय और जगह डाला, और बटन दबाते ही रोशनी से भरा द्वार हमारे सामने था। हम सभी ने प्रवेश किया। हम सभी इजिप्ट की जमीन में थे। बस फर्क इतना सा था कि वो समय भूतकाल था और मैं भविष्य में आया था इस बार। पर आज समय वर्तमान का था और ये 3 लोग भूतकाल से भविष्य में आए थे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सब होटल के सामने थे। होटल बड़ा ही ऊंचा और शानदार था। चाचू जान ने कहा, ये कहाँ आ गए हम? तुमने तो कहा था कि हमारे शहर चल रहे हैं, पर ये तो कोई नया शहर मालूम होता है। मैंने कहा, चाचू जान, वो आपका शहर हजारों वर्ष पुराना था, पर ये शहर आज का है। मैंने कहा, अंदर चलो, पर सभी पीछे हट गए। मैंने कहा, क्या हुआ? तो सबने कहा, इतनी ऊंची इमारत है, कहीं गिर गई तो? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, और उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए उन्हें अंदर ले गया। हम अपने कमरे में गए और वहां की खिड़की खोली। सामने ही पिरामिड नजर आ रहा था। हुस्ना ने कहा, वो रहा पिरामिड, पर हमारे समय में जो पिरामिड थे वो अभी भी वैसे ही हैं। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, चलो अब देर ना करो। हम सभी ने कुछ खाया और निकल पड़े पिरामिड की ओर। पिरामिड के पास पहुंचते ही हुस्ना ने कहा, राजमहल कहाँ गया? मैंने कहा, समय के अनुसार नहीं रहा, पर पिरामिड और खजाना अभी भी होगा। मैंने देखा चारों ओर टूरिस्ट घूम रहे थे। सभी पिरामिड की ओर लोग आ जा रहे थे, पर एक पिरामिड की ओर कोई नहीं जा रहा था। ये वही पिरामिड था जिसमें सुल्ताना मेरी बलि देना चाहती थी। अब मंजिल हमारे सामने थी, बस अंदर जाना था। हम आगे बढ़े कि सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका। उसने कहा, आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ अजीबोगरीब खतरे हैं। आप अन्य पिरामिड को देख सकते हैं। हमने कहा, क्या हम इसे दूर से देख सकते हैं? उसने कहा, हाँ देखो, पर खबरदार आगे गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, क्यों? गार्ड ने कहा, मैं जब भी इसके पास जाता हूँ बहुत ही भयंकर आवाज आती है इसमें से। मैंने ही नहीं, सबने सुनी है, इसलिए इसके पास जाना मना है। अच्छा है कि इसमें कोई दरवाजा नहीं है। हमने शुक्रिया कहा और वहां से दूर जाकर खड़े हो गए।
मैंने हुस्ना से पूछा कि उस काले पिरामिड का राज क्या है उसके अंदर जो आज भी लोगों को भयभीत करता है। हुस्ना ने कहा, उसके अंदर खजाना तो बहुत है, पर सुल्ताना के अलावा कोई भी उसमें गया तो सिर्फ मौत मिलती है। मैंने कहा, उसके अंदर जाने का रास्ता है कहाँ? हुस्ना ने कहा, सुल्ताना वहां अकेले जाया करती थी, इसलिए वो द्वार कैसे खुलती थी ये नहीं पता, पर ये पता है कि वो वहां नीचे जरूर कुछ करती थी। मैंने चाचू जान से कहा, अभी हमें जाना चाहिए, रात के समय आएंगे। हम वहां से होटल लौट गए। मैंने अभी तक वो नक्शा नहीं देखा था। सबसे पहले मैंने वो नक्शा बैग से निकाला। मैंने उस नक्शे को खोलकर देखा तो पिरामिड के दरवाजे को खोलने का राज पता लगा। मैंने देखा कि पिरामिड के अंदर भी बहुत राज छुपा है। मैंने देखा कि पिरामिड के अंदर बहुत से खतरनाक ठिकानों से होकर गुजरना होगा। मैं नक्शे को देखकर भयभीत हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पिरामिड तो यहाँ कुछ ही क्षेत्र में है, पर इसके अंदर इतनी जगह कैसे है? मेरी समझ के परे था ये सब। मैंने उसे मोड़कर अंदर रखा। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही मैंने बैग उठाया और चुपचाप बिना किसी को बताए निकलने लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हुस्ना खड़ी थी। उसने जोर से कहा, तुम हमें अकेला छोड़कर खजाना लेने के लिए निकल पड़े? उसकी आवाज सुनकर चाचू जान और बालक के रूप में घोड़ा भी वहां आ गए। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खजाने की लालच में तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप लोग मेरा यहीं इंतजार करो, मैं लौटकर यहीं आऊंगा। अगर मैं लौटकर नहीं आया तो समझ लेना कि अब मैं नहीं रहा, पर आ गया तो हम सब मजे करेंगे। सभी को समझाकर मैं वहां से निकल गया। जहां तक रास्ता था वहां तक उजाला था। जैसे ही रास्ता समाप्त हुआ कि सामने ही पिरामिड दिखाई देने लगा। रात के अंधेरे में चांद की चांदनी छन छन कर बिखर रही थी। दिन में जो पिरामिड मटमैला दिखाई पड़ता था वो रात में चांद की रोशनी में चमक रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर ये काला पिरामिड अभी भी काला और भयानक दिखाई दे रहा था। मैं अंदर की ओर जाकर यहाँ वहां देखने लगा, पर रात के अंधेरे में ना ही वहां कोई इंसान था और ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। रास्ता साफ था, बस अंदर जाने की देरी थी। मैंने नक्शा बैग में ही रहने दिया। मैं पिरामिड के एक कोने में पहुंचा। वहां पर भी सभी पत्थर काले थे, पर एक पत्थर था जो काला नहीं था। चांद की रोशनी में दूध के समान चमक रहा था। अचानक अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगी, मानो बहुत से भयानक जानवर एक साथ युद्ध कर रहे हों। मन भय से भर गया, पैर कांपने लगे। मन तो किया खजाने का लालच छोड़कर घर वापस चला जाऊं, जान है तो जहान है। पीछे की ओर मुड़ा कि क्या करूं, पर इंसान की औलाद हूं, मन नहीं माना। खजाने का लालच फिर मुझे उसी ओर खींचने लगा। मैं फिर से पिरामिड की ओर मुड़ा। अब आवाजें शांत हो गई थी। मैंने उस चमकीले पत्थर को हिलाया डुलाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने थक हार के उसे एक लात मारी तो पत्थर अंदर चला गया। मेरे सामने की ओर पतली सी चट्टान हट गई और उसमें सिर्फ लेटकर ही जाया जा सकता था। मैं समझ गया कि इतने वर्षों से रेत और बालू का स्तर बढ़ जाने से सिर्फ दरवाजा इतना ही बचा है। मैं लेटकर अंदर घुसा। मेरे सामने घनघोर अंधेरा था, बस सामने से एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ रही थी। मैं उसी ओर चल दिया। गुफा के अंत में जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने मानो सुबह है और पिरामिड के बाहर रात। अजीब करिश्मा था ये। मैंने आगे बढ़कर देखा तो सामने एक नई दुनिया थी। मेरे सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहता हुआ झरना, सुंदर सा जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुंदर सी बसाई गई दुनिया में हूं, जो कि हमारी दुनिया से पूरी तरह विपरीत थी। कुछ ही क्षेत्र में फैले इस पिरामिड के अंदर इतनी बड़ी अलग दुनिया, ये मेरे लिए एक अजूबा था। उसी समय वही आवाज फिर से आने लगी और मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया। मैं पत्थर के पीछे छिप करके बैठा हुआ था। तभी सामने से उठती हुई धूल का पहाड़ मेरी ओर आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वो आवाजें बढ़ती चली जा रही थी। मेरा मन भय से कांपने लगा। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा था। अब धूल मिट्टी हटने लगी थी। अब सामने दिख रहा था एक बहुत ही भयानक दृश्य। बहुत से भयानक प्राणी जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था। चाचू जान के मुंह से सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख रहा था।
अब आगे हुआ क्या, ये हम जानेंगे तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उसका भी IQ लेवल बढ़ाइए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।